सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कराची में भाई का तोती बोलता था। भाई ने कहा दिन है तो दिन है, भाई ने कहा रात है तो किसकी मजाल के वो चिट्टे रोशन दिन को भी दिन कहे। वो दिन नहीं बल्कि काली अंधेरी रात ही हुई। भाई का हुक्म हुआ ठोक दो तो ठोक दिया, और भाई ने कहा रोक दो तो रोक दिया। भाई का जी चाहा कि वो पीर मुर्शद हो जाएं तो कराची की दीवारें पीर साहब की चौकिंग से भर गईं। और यही नहीं, भाई से करामात का ज़ुहूर भी होने लगा। किसी को भाई की तस्वीर क्रोटन के पत्ते पर दिखाई देने लगी तो मुरीदों ने पूरा गमला उठाया और 90 में ज़ियारत के लिए रख दिया। किसी को भाई की छवि मस्जिद के फ़र्श पर नजर आई तो अकीदतमंदों ने संगे मरमर का वो फ़र्श उखाड़ कर 90 पहुंचा दिया। अब लोग कितारें बांध कर कुदरत का करिश्मा देख रहे हैं। और उन दिनों भाई के मुंह से निकला हर लफ्ज़ पत्थर पर लकीर होता था। लकीर गलत खिंच जाती तो भाई से ज़्यादा भाई की टीम हड़बड़ा जाती। राब्ता कमेटी वाले सर जोड़कर बैठ जाते और हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहतें दी जा रही होती कि भाई ने ऐसे नहीं बल्कि ऐसे कहा था, भाई तो ये कहना चाह रहे थे, जो सियाको सबाक से हटकर खबर बना। फिर ये दिन भी आए कि भाई कौम को मुश्किल में छोड़कर लंदन सुधारे और ऐसे सुधारे कि वहीं के हो रहे। कमोबेश यही सूरत हाल आज रियासत मदीना की बातें करने वाली पीटीआई को भी दरपेश है। जब बानी पीटीआई इक़्तिदार में थे तो हाथी के पाँव में सबका पाँव की तरह उनकी किसी बात की वजाहत की ज़रूरत थी ही नहीं और ना ही किसी बयान की। बस जो बानी ने कह दिया सो कह दिया। बकौल शायर मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ। फिर बानी पर मुश्किल वक्त आता है और बानी की सरकार का धड़न तख्ता हो गया। पार्लिमान में तब्दीली आई। जिन जमहूरी उसूलों से बानी पीटीआई की गाड़ी पर पाकिस्तान का झंडा लगा था, उन्हीं जमहूरी तरीक़ों से पार्लिमान में करारदाद अदम एतमाद पेश हुई। लेकिन बानी ने उसे बैरूनी साजिश से जोड़ दिया और हुकूमत के ख़िलाफ़ डट खड़े हुए। मुल्क गिर जलसों का सिलसिला शुरू हो गया। कौमी इदारों को ललकारने का आगाज़ हो गया। जलसों में हल्की बातें हुई, फिर धमकियाँ तड़ियाँ दी गईं और कौम के वो मुहाफ़िज़ जो हीरो थे, बानी ने उन्हें ज़ीरो करार दे दिया। तब भी बानी के सच्चे दोस्तों ने उन्हें समझाया कि जनाब हाथ होला रखो, ज़बान को लगाम दो। लेकिन बानी को एक्सीलेटर का तो पता था लेकिन ब्रेक का नहीं पता था कि ब्रेक किधर है। तब भी बानी के जो उस वक्त के दस्ते रास्त फवाद चौधरी, असद उमर, शीरी मज़ारी और दीगर जो लोग थे वो रात को टॉक शोज़ में जाकर वजाहतें दे रहे होते थे कि जी वो बानी का मतलब ये नहीं था, वो था, दरअसल वो ये नहीं कहना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे, और जो कहा उसे गलत रिपोर्ट किया गया। और आज जब बानी अडियाला जेल में इंसाफ के मुंतज़िर हैं, बेचारी पीटीआई जो है वो आज भी वजाहतों का यही फरीज़ा अंजाम दे रही है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ? बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से खुलकर बात की, बल्कि सहाफ़ियों के सामने कुछ ज़्यादा ही खुल गए। उन्होंने एहतजाज में पेट्रोल बमों के इस्तेमाल का एतराफ़ तक कर लिया और साथ में मशरूत माफ़ीनामा भी सामने रख दिया। बानी ने कहा कि सानिया 9 मई के असल मुतासरीन तो हम हैं, ज़्यादती तो हमारे साथ हुई है, माफ़ी मांगनी है तो हमसे मांगी जाए। जिस पर फिर सहाफ़ियों ने सवाल ये किया कि दुनिया ने देखा है कि किस तरह आपके पार्टी कारकुनान हमले कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे। फिर इस पर बानी ने कहा कि जी CCTV के जो फुटेजेस हैं वो सामने लाएं और चलाएं। अगर मेरा कोई कारकुन उसमें नज़र आया, मुलव्विस हुआ, तो पार्टी से भी निकाल कर बाहर फेंक दूंगा और फिर माफ़ी भी मांग लूँगा। यानी बानी ने सानिया 9 मई में मुलव्विस जो टाइगर्स हैं उनको साफ साफ कह दिया है कि जागते रहना, मेरे ते ना रहना। सानिया 9 मई की जो फुटेजेस हैं उनमें सबके चेहरे वाज़ेह हैं, यकीनी तौर पे क्लियर हैं, और कानून का हाथ दर्जनों सैकड़ों फसादियों तक पहुंच भी चुका है और अब भी एक एक करके पहुंच रहा है। अब इस बयान से यकीनी तौर पे वो जितने भी कारकुनान थे उनका चेहरा यकीनी तौर पे खौफ से पीला पड़ गया होगा। ये बयान सुनने के बाद जो लोग जज्बात में आकर उकसाने पर कह लें कि क्या क्या कर बैठे, अब छुप कर बैठे हुए हैं, अब उन्हें यकीनी तौर पर अच्छे वकीलों की तगड़ी फ़ीसों के इंतज़ाम में अभी से लग जाना चाहिए। अच्छा, अडियाला से बाहर आने वाली खबरों के मुताबिक
सहाफ़ियों ने बानी से ये भी सवाल किया, बानी पीटीआई से, कि जी जनाब हमने तो 9 मई को आपके पार्टी कारकुनों के हाथों में जो पेट्रोल बम हैं वो तक देखे थे, जिस पे भी बानी पीटीआई ने बेसाख्ता कहा कि वो तो हमने ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए थे, 9 मई में तो कोई पेट्रोल बम इस्तेमाल नहीं हुआ। जी, जो मैं कह रही हूँ और नाजरीन जो आप सुन रहे हैं, यही नेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है। क्या बानी पीटीआई को एहसास है कि वो बेसाख्तगी में क्या कुछ कह गए? यकीनन वो जानते होंगे जो पेट्रोल बम है ये किसी बाउंसर, यॉकर या फिर शॉर्ट पिच का नाम नहीं है। ये पेट्रोल बम दहशतगर्द, फसादी, बुलवाई, दहशत और तकरीब के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस इतराफ़ के बाद क्या उन्होंने 9 मई को अपनी कारकुनों की जो बेगुनाही का बयानिया बनाया हुआ था उस पर खुद ही पानी नहीं फेर दिया? अब भला वो लाख अपनी बेगुनाही पे बात करें, इसरार करें, लेकिन अदालत का मुंसिफ 5 सेकंड को तो सोचेगा ना कि जो शख्स पेट्रोल बम बनाना जानता है, जिसको पता है पेट्रोल बम कैसे बनता है, और वो अपनी इस जानकारी का मीडिया के सामने इजहार भी कर रहा है खुल के कि और इसके इस्तेमाल का बाकायदा एतराफ़ करता है, वो इतना सादा तो नहीं होगा। यकीनन दाल में कुछ ना कुछ तो काला होगा। अच्छा जी, बानी पीटीआई के इस बयान के बाद शुएब शाहीन, गौहर अयूब और भी दीगर जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वही कुछ कर रही है जो 30 बरस पहले भाई की राब्ता कमेटी करती थी। कहा जा रहा है कि गुफ्तगू सियाको सबाक से हटकर मीडिया पर आई और बानी का मतलब ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो जो कहना चाह रहे थे वो सही रिपोर्ट नहीं हुआ। बानी अपने मौके पर जमकर डटा हुआ है, खड़ा हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि तीर कमान से और गोली बंदूक से निकल चुकी है, या यूँ कह लें कि सांप गुजर गया, अब लकीर पीटने से क्या फ़ायदा। इसीलिए सियाने कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं। दानियल अजीज़ साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, सीनियर सियासतदान हैं। और PMLN से खेल दास कोहिस्तानी, आपका भी सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए। इलेक्शन एक्ट कब से बहस हो रही थी इस पर दानियल साहब, और अब ये बाकायदा मंजूर हो गया, बिल, ये एक्ट बन गया है। अब क्या होगा आगे जाके? वो कोर्ट में जा रहे हैं, चले गए हैं, तो ये अब मामला आगे जाके कहाँ खड़ा होता दिखाई देता है? पार्लियामेंट को इख्तियार है नहीं है, पहले तो इस पर बहस होती रही, फिर ये बहस होती रही कि अदलिया पार्लियामेंट आमने सामने है। पार्लियामेंट को नो डाउट इख्तियार है ये फैसला करने का, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं अदलिया के फैसले पर पार्लियामेंट ने फैसला दे दिया, अब इस फैसले पर कहीं अदलिया फैसला ना दे दे। क्या स्टेटस होगा इसका? मेरे ख्याल में 2 चीज़ें अहम है इसमें। एक बात तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसी में उन्होंने लिख दिया था, जो शॉर्ट ऑर्डर था, कि अगर इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन में दुश्वारी हो तो इलेक्शन कमीशन हमसे कंसल्टेशन कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल कि ये कानून नोटिफाई हुआ है, इन्होंने लिख दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि कुछ लोग जो हैं उसमें से गालिबन 41 थे जो कि बज़ाहिर PTI के थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सर्टिफिकेशन जो है हम कहाँ से वेरीफाई करवाएं क्योंकि इनके ऑफिस होल्डर ही नहीं है अभी। तो इन्होंने ये लिख के भेज दिया। तो वो अब हम अभी पहले से ही था, यानी वो नोटिफाई नहीं हुए हैं क्योंकि ये कंसल्टेशन होनी थी। इन द मीन टाइम ये कानून आ गया। अब सूरत हाल ये है कि ये दोनों चीज़ें ऑब्वियसली इकट्ठी सुनी जाएंगी, और इसमें अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देता है, ये जो दरख्वास्त गई है उनके सामने इस कानून के हवाले से कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं हो सकता, यहाँ से आगे चल के हो सकता है, तो फिर तो हर चीज़ वहीं रुक जाएगी। और अगर वो उसी दिन डिसीजन दे देते हैं या कुछ दिनों बाद देते हैं तो फिर जो डिसीजन पे डिपेंड करेगा वो क्या आता है, तो फिर चीज़ें आगे चलेंगी। ठीक है जी सर, आप लोग तो खुश हैं? फिर देखिए, पहली बात यह है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट का काम है कानून साजी बनाना। इसी आइन के तहत जो 73 का आइन है जो पार्लियामेंट ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट का वजूद हुआ है। और मेरे ख्याल में जो ये कानून है, जैसे जो आप कह रही है कि ये काला दम हो सकता है या इस पर हो सकता, तो उसमें 3 वजूहात हो सकती है। या तो वो आइन इस्लामी उसूलों और बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ हो, तो ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में ये कानून पास हो गया है, और अब जिस तरह आज गज़ेट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जो पार्लियामेंट का काम है पार्लियामेंट करती रहेगी, और इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी मेरे ख्याल में अपना रोल अदा करना है, वो भी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो सर इसका स्टेटस क्या होगा? दास साहब मैं ये समझना चाह रही हूँ आपकी तरफ भी आती हूँ दानिश साहब, कि अब पार्लियामेंट ने तो ठीक है ये अब ये कानून बन गया, अब वो जो अदालत में है दूसरी पार्टी, अब उसमें इसका स्टेटस होगा क्या? अगर मतलब कोर्ट स्टे दे देता है तो फिर पार्लियामेंट का इख्तियार, ये मतलब ये नोटिफिकेशन तब तक इसकी क्या हैसियत होगी जब तक फिर प्रॉपर क्लियर पिक्चर नहीं आती? मैंने यही कहा कि पार्लियामेंट अपना काम करती, उन्होंने नोटिफिकेशन गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो गया,
तो अब अगला हमारा जो पार्लियामेंट का काम है वो पार्लियामेंट अपना करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई भी मुझे नहीं ख्याल कि इस कानून को रोकने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा। इन केस अगर होता है तो जो भी होता है क्या स्टेटस होगा? नहीं, जो भी देखे ना, सुप्रीम कोर्ट मोहतरम है हमारे लिए। कोई भी अगर डिसीजन करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ज़ाहिर है उसके साथ चलेंगे, उसको मानेंगे। मगर मेरे ख्याल है इस कानून साजी में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जवाज़ नहीं है कि ये इसको रोका जाए या इसको मुतज़ादम हो कोई जो हमारे हिसाब से। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब जो हमने पार्लियामेंट ने काम किया है उस पर कोई अभी कोई रुकावट आएगी। सब इसी पे आपका पॉइंट इसमें जी होगा अब ये कि जो ये कानून बना दिया है, इवन जो इलेक्शन कमीशन में जो लोग नोटिफाई करती हैं वो भी अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही कहलाएंगे, क्योंकि वो पहले तो सुन्नी इत्तेहाद, तो इस एक्ट ने रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव होके एक किस्म का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिवाइव कर दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से मद्दम हो गया था कि आप अपनी बताएं कि आपकी क्या चॉइस है, तो फिर उसके मुताबिक आप नोटिफाई होंगे। तो वो जो नोटिफिकेशन कर भी दिया है 49 शायद मेंबर्स के लिए, जो कि पहले से कह रहे थे कि हम PTI के हैं, उनका भी जो है अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही होगा, क्योंकि वो 3 दिन में वो तो वहाँ चले गए थे। सो ये इसका इफेक्ट होगा जो सिटिंग पार्लियामेंट है। जो आइंदा आने वाले दिनों के लिए है वो ये है कि जो PTI की मेंबरशिप बननी थी और उसके हिवस में जो उनको फिर रिजर्व सीटें मिलनी थी, वो प्रोसेस भी रुक जाएगा, क्योंकि वो तो थे ही नहीं। और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो पार्टी वो मानते ही नहीं है कि वो इलेक्शन में लड़े ही नहीं, तो लिहाजा उसके रिजर्व सीट नहीं बनते। तो वो जो डिसीजन था इलेक्शन कमीशन का जिसमें उन्होंने रिजर्व सीटें दूसरों को दे दी, बांट दी, वो भी जिंदा हो जाएगा। आप समझ रही मेरी बात? ठीक है। अच्छा, मुझे पता है कि पार्लियामेंट के जो मामलात हैं वो कोर्ट तक जाते ही क्यों हैं? पार्लियामेंट नो डाउट सुप्रीम है, अदलिया का एक अपना काम है। फिर अब यहाँ तक बातें कि जी अदलिया ने क्या रीराइट किया आइन को, इस तरह की बातें भी की गई। मतलब ये सीनियर जुडिशरी की जानिब से भी ऑन रिकॉर्ड हैं ऐसी बातें कि मामलात पार्लियामेंट में हल होने चाहिए, अदालतों में आने ही नहीं चाहिए। नहीं, अदालत का काम है आइन की तशरीह करना। बिल्कुल अदालत का काम ये नहीं है आइन को रीराइट किया जाए। जिस तरह सर ये मामला पार्लियामेंट में हल क्यों, पार्लियामेंट के फ्लोर से बाहर ही क्यों जाए? मेरा सवाल वैलिड है ना। देखें, जाए ही क्यों अदालत? अगर फरीकें है कोई मामला हल नहीं होता है तो किसी भी फरीक को किसी भी अदालत में जाने का हक है, वो जा सकता है। मगर मैं वही जिस तरह कानून है कि 3 दिन में लिस्ट दी जाती है, तो किस तरह 15 दिन दिए गए, तो ये गैर आइनी नहीं है। तो हम अपने आइन के तकद्दुस, आइन की बालादस्ती की जब बात करते हैं तो आइन पे हम सब तमाम इदारों को चलना चाहिए ना। जब बात होती है कि आइन, तो ये ज़ाहिर है मेरे ख्याल में किसी भी पार्टी को जाना, पिटीशन दाखिल करना उसका हक है। आइन सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती, उसमें ये पार्लियामेंट का काम है तशरीह करे। अगर देखें आर्मी एक्ट था ना, जो एक्सटेंशन थी चीफ ऑफ आर्मी की, पार्लियामेंट को भेजा गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी रास्ता था ना कि ये अगर तशरीह में तो भेज सकते थे ना। मेरे ख्याल में इसी फैसले को पार्लियामेंट को वापस भेजा जा सकता था। ठीक है सर, आइन की हम जब बात करते हैं, मतलब वेरी सॉरी टू से, एक होता है बात करना और एक होता है कि उस पर अमल करना, इम्प्लीमेंटेशन। जितने भी सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, तर्जुमानी करते हैं, वो खुद क्या आइन को पढ़कर आते हैं वहाँ पे? मतलब कितने % सियासतदान हैं जो आइन को पढ़कर आते हैं, समझते हैं इस आइन को, फिर उस पर वाकई मिनो यकीन भी रखते हैं, ईमान की हद तक उस पर अमल भी करते हैं? और दूसरी बात है कि फिर सियासतदानों में वाकई इतनी सलाहियत नहीं है कि मामला अपने हल कर सकें, फिर अदालतों में जाते हैं इशूज़। जी मेरे ख्याल में इसमें सबको आइन हिफ्ज़ तो नहीं है, ज़ाहिरी बात है, लेकिन समझबूझ तो पूरी होनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ सूझबूझ तो है, लेकिन जो कोई इशू आता है उसकी फिर जो आगे तर्जुमानी है वो फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी जमात में, जो लीगल साइड है, वो फिर उसकी तशरीह करके बताता है उनको, तो फिर वो मतलब एक्लेमेट होते हैं। अच्छा, अक्सर सच बोलते हैं, चाहे वो सच कड़वा भी क्यों ना हो। कितने % सियासतदान है जो आइन की समझबूझ भी प्रॉपर रखते हैं? हिफ्ज़ तो बाकी किसी ने नहीं किया। ये मुझे नहीं पता, पार्लियामेंट तो आती जाती है, कभी अच्छे होते हैं कभी इतने अच्छे नहीं होते। तो ये अक्सर वो बड़े ब्लूपर से निकल आते हैं कि कुछ प्रोग्राम जैसे हुए टीवी चैनल्स पे कि माइक पकड़ा हुआ है, किसी होस्ट ने, एंकर ने, उसने सवाल पूछा, तो अक्सर सियासतदानों को जवाब ही नहीं आ रहा होता। हिस्ट्री की मेन चीज़ें जो आप 9th या 8th ग्रेड के स्टूडेंट से पूछते उसको आती होंगी, शायद उससे भी छोटी ग्रेड के स्टूडेंट को। जी ये होता होगा, लेकिन जो मैं इशू आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ आपके लिए वो ये है कि इस केस में वो नहीं है, क्योंकि इस केस में क्लियरली इलेक्शन कमीशन और
सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट और कुछ सियासी जमातें जो हैं वो इसमें आमने सामने हैं। और बात सारी है कि जी इलेक्शन की जो सीट्स हैं, रिज़र्व सीट्स, वो किसको जानी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया उसकी मुताबिकत में ये रिज़र्व सीट्स का हिस्सा जो है पीटीआई को उनकी सीटों की बुनियाद पे मिलना था, वो जो उन्होंने जीती हुई हैं अभी पार्लियामेंट में। तो अभी ये हुआ है कि जो उन्होंने सीटें जीती हुई थी उसके जो रिज़र्व सीट्स थी वो किसी और को तकसीम कर दी। तो ये सारा तनाज़ा है। सो आई थिंक इसमें तो बड़ा क्लियर है सारे। अब उसमें ज़ाहिरी बात है फ़ाइट हो रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अब देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे और आपसे के ज़रिए आपके नाज़रीन को कि ये बेहतर होता कि जो तफसीली फ़ैसला है, क्योंकि बहुत सारे अगर इबाम है किसी को या एलिगेशंस हैं तो वो तफसीली फ़ैसले में इम्कानात हैं, ऐसे कह लें कि इम्कानात हैं कि वो एवैक्यूएट हो जाते हैं, यानी वो तय हो जाते हैं। तो अगर वो बात होती तो ये बहुत सारा जो आवाम को मतलब पशेमान होना पड़ रहा है या जमातों को या पार्लियामेंट को, ये जो एक अजीब सा तनाज़ा बन गया, ये शायद ना होता। ठीक है जी, नहीं ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। दास साहब बहुत शुक्रिया दोबारा से ज्वाइन करने के लिए। दानियल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब बानी चेयरमैन पीटीआई, पहले तो कहते थे कि जी 9 मई, मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो पकड़ा हुआ था, बल्कि अगवा का लफ्ज़ शायद इस्तेमाल करते थे। उसके बाद फिर वो मान गए कि जी ठीक है ये सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने पूरा मन एहतजाज का बोला था। अब लेटेस्ट जो खबर सामने आई है, उन्होंने कहा है कि फुटेजेस ले आए CCTV फुटेजेस, और जो लोग इन्वॉल्व हैं ठीक है उनको मैं पार्टी से भी बाहर करूँगा, और जो यानी सज़ा बनती है वो सज़ा भी उनको मिलेगी। तो अब यानी वो पंजाबी में कहते हैं कि जागते रहना साढ़े ना रहना। खान साहब ने उन लोगों को अच्छी तरह टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, उन कच्चे जहनों को, और उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने साफ कहा कि मैं तू कौन। लेकिन ये बात नई नहीं है, जहाँ तक मुझे याद पड़ती है। इतराफ़ अब कर लिया ना। इससे पहले के ISPR की जानब से ये स्टेटमेंट आई थी एक मौके पे कि जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो इसकी माफ़ी होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। तो उससे पहले ये जो अभी स्टेटमेंट इन्होंने दी है, माफ़ी का लफ्ज़ शायद नहीं था, लेकिन ये मान लिया था कि जो भी जिसने भी गलत की उसके खिलाफ अगर सबूत है तो उसको कानून के कटारे में खड़ा किया जाए। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये बस हीले बहाने हैं। एक्चुअली जो असल नीयत जो है ना PTI की, वो ये है नहीं कि ये चीज़ सुलह की तरफ जाए। अच्छा, क्या चाह रहे हैं वो? चाह रहे हैं कि ये मामला जो है मज़ीद बिगाड़ और फसाद की तरफ ये हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहे और उनको विक्टिम प्ले करने का मौका मिलता रहे। और बानी चेयरमैन जेल में, बानी चेयरमैन PTI जेल में बैठा रहे, और उसके ज़रिए से ये वो बन जाए जो ये थे नहीं या है नहीं। तो मैं तो कहता हूँ कि देखें, सिंपैथी वोट मजीद अपना मजबूत करना चाहते हैं मुस्तकबिल के लिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी प्लीज। ये विक्टिमहुड प्लीड करना यही होता है। लेकिन एक ज़माना था पाकिस्तान में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस पाकिस्तान आई थी, उस वक्त पार्टीलेस इलेक्शन हुआ था और जुनेजो साहब की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त बहुत तगोदो हुई, मुख्तलिफ कैंप्स में बट गए लोग कि इस मामले के बारे में क्या करें, क्योंकि ये था कि जी बहुत बड़ा क्राउड होगा, ये होगा वो होगा। तो तजवीज़ें थी कि जी इनको हवाई अड्डे से गिरफ़्तार कर लिया जाए, जी उनके ऊपर केसेस बनाए जाएँ, ये किया जाए वो किया जाए। लेकिन वहाँ बहुत सियासी बुर्दबारी का और अक्लमंदी का मैं समझता हूँ मुजाहरा किया गया, और उनको कहा कि जी बिल्कुल हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, आप जो आप समझते हैं करें। तो एक हिस्टोरिक, यानी पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं जितने लोग मतलब एयरपोर्ट से लेकर बादशाही मस्जिद तक इकट्ठे थे, और वो उन्होंने फिर जलसे करने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने 1 किया, 2 किया, 3, जब 10-15 दिन गुजर गए तो फिर समझ आ गई कि जी अब थक गए हैं सारे, अब कितने वो जलसे करने थे, कौन सा इशू है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो ना अपोजिशन की जो रेगुलर पॉलिटिक्स है वो शुरू हो गई। तो इसी तरह से जो ये सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसमें अगर सियासी तगोदो में ये चीज़ें निपटाई जाएँ, ना कि ये देखें political problems only have political solutions. Political problems don't have administrative solutions. Only thing administrative action can do is buy you time. तो वो जो है ना, जितना जितना आप टाइम खरीदते जाते हैं तो वो सिंपैथी फैक्टर भी साथ साथ बढ़ता जाता है। तो इसमें यह है कि कौन सा तूफान नाज़िल हो जाना है, क्या ये बाहर आके, एक मिनट प्लीज सुनिए मेरी बात, क्या ये बाहर आके हमें ये बताएंगे कि ये बिजली के निर्ख कैसे कम करने हैं? वो तो बयान नहीं आ रहा किसी तरफ से, या कोई एक्सपर्ट भी नहीं हमने सुना। कोई ये बताएंगे कि जी ये चोरी कैसे, अमीर जमात इस्लामी कर रहे हैं ना धरना, वो तो जमात इस्लामी कर रही है ना जी, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है, ये जो FBR है, इनको बहुत मौका मिला था। अभी बड़ी धूमधाम से बता रहे हैं कि जी हमाद अजहर साहब वहाँ पर थे,
स्वाबी में और उन्होंने कहा कि जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि FBR कैसे ठीक करें, या पाकिस्तान को तो ये ज़रूरत है इस वक्त। अपनी मिनिस्ट्री में कैसा परफॉर्म किया था बाय द वे हमाद अजहर ने, जो इनको तो हटा दिया था वहाँ से फिर फाइनली। हाँ सो वो तो एक लंबी दास्तान है, वो तो किस दिन मैं सुनाऊंगा किस किस को कहाँ से। और जिसको हटाया गया था वो फिर मौके पे देते हैं। ये जो म्यूजिकल चेयर्स चली थी 3.5 साल, और किस तरह से वो ये नौबत आ गई कि फाइनली सब ने कहा कि जी किस तरह जान छुड़ाओ, और वो उसका आज ही बता दें सर, किसी और दिन क्यों आप आए हैं तो बता दें। बड़ी लंबी बात हो जाएगी, उसको शॉर्ट करके बता दें। हर मिनट आप असद अमर से शुरू हो जाए। हमारे पास टाइम में बताएं आप। जो जिन्होंने माशाल्लाह इतना अफलातून काम करना था और IMF के पास हमने नहीं जाना, आखिर सबसे पहले तो उनको निकालना पड़ा। असद उमर साहब की बात कर रहे हैं ना, नाम लेके बात करें। नाम लिया मैंने, और उसके बाद हफीज शेख साहब को ले, उन्होंने मिंतरले करके तो वापस वो भी मांगे कि फाइनेंस मिनिस्टर। तो वो जो फूफा थी सारी इलेक्शन के दौर की कि हम 200 अरब डॉलर मुंह पे मारेंगे और IMF के और 100 बिलियन डॉलर IMF को मानते भी नहीं थे, हम नौजवानों को बांटेंगे, और पाकिस्तान वो किधर गया सारा कुछ। नौकरियां करोड़ों की, घर इतने ज्यादा, तो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन आप जो मिनिस्ट्रीज है उन्हीं में देख लें, यही हमाद अजहर साहब की मिसाल ले लें। पहले ये FBR में थे, फिर इनको इकोनॉमिक अफेयर्स दे दी, फिर वहाँ से भी इनको चलता किया, 2 महीने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, वापसी फिर पता नहीं कहाँ वो लगे। फिर जो बाकी मिनिस्टर्स थे सारा उनका यही हाल। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, आपकी तरफ भी आऊँगी कि जिसको निकाला पहले उसकी इतनी हाइप बनाई गई कि बस यही एक आखिरी बंदा बचा है जो ये काम करके जाएगा। उसके बाद फिर उसको बड़ी इज्जत के साथ रुखसत भी किया खुद ही। नहीं, इज्जत के साथ कहाँ रुखसत किया, उस बेचारे को बना दिया। सर मैंने इज्जत पे ज़रा जोर दिया। हाँ, उस बेचारे को वो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, फाइनेंस की, और वहाँ वो रुलता रहा बेचारा। फिर उसको फाइनली डिप्टी चेयरमैन या नहीं, तो फिर यहाँ से तो एक इस तरह तो एक लीडर के विजन का भी पता चलता है कि लीडर तो वो होगा कि जो उड़ती चिड़िया के पर गिन ले, कि यानी आपको पहले एक इतना इंतहाई निकम्मा बंदा लग रहा होता है कि पता नहीं क्या ये 30 मार खान है, उसके बाद वो निकम्मा साबित होता है और आप उसको खुद ही फिर निकाल देते हैं। ये जो सलीमुल्लाह इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ चली थी, वो आपको याद है कितनी दफ़ा फवाद चौधरी साहब को फारग करके फिर भर्ती किया, और फिर वो जो मोहतरमा थी उनको भर्ती किया, उनको फिर फारग किया, फिर एक और रख लिया बीच में, वो जो दूसरे साहब थे। तो ये सलीमुल्लाह तो तकरीबन हर मिनिस्ट्री के साथ खेला गया। ठीक है, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है जी। सर नवाज शरीफ साहब एक्टिव क्यों नहीं है, इस पर आपके मुखालिफिन बड़ा खुलकर खेलते हैं, क्या वजह है? वो कहते हैं जब से रिजल्ट आया इलेक्शन का तब से दिल बर्दाश्त। मैं उसी पे आता हूँ, अगर इजाज़त दे तो मैं बानी PTI पे बात कर लूँ, जिसकी आप दानियाल साहब मेरे सवाल से अपनी जान छुड़वा ली। बड़ी नहीं, मैं नहीं जान छुड़वा, मैं आता हूँ। चले, बात ये है कि जो 9 मई है या जो सारा फसाद किया है उसका मास्टरमाइंड वो खुद है। ठीक है, वो अब कारकुनों को, जिस तरह आपने कहा कि एक मासूम जो 3,000-2,500 उस वक्त कारकुन इस्तेमाल हुए हैं, या जो सीनियर लीडरशिप इसके हुक्म पे हुआ था सारा कुछ, उसमें इसकी 3 बहनें भी वहाँ मौजूद थी, इसका भांजा भी मौजूद था, और सीनियर लीडरशिप जो ख़वातीन थी वो भी वहाँ मौजूद थी, और जिसका वो फुटेज मांग रहा है पूरी दुनिया ने देखे हैं और पढ़े हुए हैं, वो उसको पता है, क्योंकि ये सारा जुर्म उसने खुद किया है, उसके हुक्म पे हुआ है। अब ये सब कुछ कर रहा है NRO लेने के लिए, बाहर आने के लिए सब कुछ कर रहा है, मिन्नतें तरले जो जहाँ तक करनी है वो करेगा। मैं आपको बता दूँ, ये कहते हैं कि मैं ताकतवर से बात करूँगा। अगर आप लीडर हैं, आप ताकत किसके पास होती है, सियासतदान किसकी तरफ देखता है? वो मैं बतौर सियासी कारकुन के समझता हूँ कि ताकत अवाम का वोट है, तो आप किसकी तरफ देख रहे हैं? और जो लोग कहते हैं कि नहीं ये सियासतदानों से बात नहीं करेगा, मौलाना फजल रहमान साहब के भी इसने पैर पकड़े, जिसके लिए क्या गुफ्तगू करते थे। महमूद खान अचकज़ई के ख़िलाफ़ ये क्या बात करते, उसके भी पैर पकड़े। पर हमारे कहा है नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बात करते रहे, उसके भी पैर पकड़ेगा आइंदा आने वाले दिन, क्योंकि उसका एक ही मकसद है, मुझे बाहर निकलना है। उसको वैसे ये बात थोड़ी ना समझ से बाहर है कि बानी चेयरमैन PTI, मतलब जरा उनको ज़िद्दी कह लें, जो भी कह लें, वो नवाज शरीफ साहब के पैर पकड़े। मैं मौलाना साहब के पकड़े हैं ना, महमूद खान अचकज़ई के लिए पकड़े हैं ना, मैंने सख्त गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब। लेकिन जितने वो, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करी, जितनी नफरत और बुग्स या चले एक सियासी जो एक इख्तिलाफ होता है, जितना वो नवाज शरीफ से रखते हैं उतना किसी से भी रखते हैं। PTI अपनी ज़ात के लिए सब कुछ कर सकता है। ठीक, आपका कमेंट में इस पे चाहूँगी, आपका सियासी तजुर्बा क्या कहता है? मेरे ख्याल में जी जो अभी इमरान खान नवाज शरीफ के पाँव पकड़ सकते हैं, मुख्तलिफ जो चेहरे गोइयाँ चल रही हैं मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से, कोई ये इंटरनेट पे मैं देख रहा था कि जी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, अब फेक न्यूज़ है, नहीं है, वो कोई स्टेटमेंट नहीं आया, फिर कि जी वो बाहर जा रहे हैं, उसका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, फिर कि जी तबीयत नहीं ठीक है, उसका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो बेहतर ये है कि वो क्लैरिफाई कर दें, खुद ही कुछ
बता दें अवाम को, कम से कम अपनी जमात को ही बता दें, ताकि पता चले कि जी वो अब ये भी सुनने में आया कि 14 अगस्त को बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, उसमें उन्होंने किक ऑफ करनी है अपनी पब्लिक कैंपेन। अब वो भी बात मदम हो गई है, 1-2 दिन खबरें चली थी उसकी, तो अब वल्लाह आलम अपनी समझ से बाहर है कि क्या और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आपको क्या समझ आती है? मेरे ख्याल में, मुझे तो नहीं पता, वो कुछ बोलेंगे तो पता चलेगा ना। वही आपके वाली बात कि वो जो अपना ग्राफ बुलंद किया जा रहा है, ऊपर किया जा रहा है। नहीं, ग्राफ तो मेरे ख्याल में जो कुछ छोटे मोटे ये जो मसाइल आए हैं बीच में, उससे तो काफ़ी ठेस पहुंची। जैसे गंदम वाला इशू है, यहाँ ये बिजली के बिलों का इशू है, या फिर ये दुकानदारों पे जो टैक्स लगा है, और मुख्तलिफ और ऐसे मरले हैं जो शायद अभी बाकी हैं, जो IMF की वजह से होनी है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और चीज़ें। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो चीज़ है, लेकिन मतलब मैं बार फिर से ये कहता हूँ कि उनकी खामोशी जो है वही राज बन रहा है इन सारी चमकोइयों का। अगर उनकी अपनी वो अपना स्टेटमेंट दे तो सबको क्लियर हो जाएगा। ओपनली स्पीकिंग, पहले अब ये बात बड़ी मतलब ऐलान की जाती है कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था नवाज शरीफ साहब ने, और वो क्यों लगाया था वो आपको पता है। फिर उसके बाद जब अभी वो आए वापस, तो इस पर उनके मुखालिफिन तनकीद करते रहे, और अब क्यों करते रहे वो भी आपको बेहतर अच्छी तरीके से पता है। तो उनकी खामोशी की वजह ये तो नहीं है। तो ये आप इनसे पूछे ना जी, आप मेरे से क्यों पूछते हैं? देखें नवाज, इसका क्या जवाब देंगे? नवाज शरीफ साहब खामोश है, वो तब भी ये सवाल उठता है, मगर इसका मकसद ये पाकिस्तान की सियासत का महवर आज भी नवाज शरीफ है। और नवाज शरीफ दीदार तो करवा दें, अपना महवर है ना। मैं कल कौन थे मेरे साथ प्रोग्राम में, मैंने उनसे भी बात की कि जी नवाज शरीफ साहब इतने एक्टिव नहीं हैं, और जब मैंने पूछा कि वो इतने एक्टिव क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जी वो मतलब वैसे तो एक्टिव रहते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद थे कल, तो उन्होंने कहा वैसे वो एक्टिव रहते हैं। मैंने कहा देखिए, अवाम के लिए एक्टिव होना लीडर का यही होता है कि आपको नज़र आते रहें, सुनाई देते रहें। मैं आपको बताऊँ, देखें इस वक्त मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादियों के साथ हुकूमत है, उसका भाई वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उसकी बेटी। सर देखिए, शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा कद है, वजन है, ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ साहब आप खुद कहते हैं ना कि पूरा आप महवर का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया पार्टी का, तो अवाम और जो लीडर का जब राब्ता कट जाता है तो ये सियासतदान के लिए भी अच्छा नहीं होता ना। बिल्कुल राब्ता नहीं ख़त्म हुआ। देखें ना, बेटी उसकी वज़ीर आला पंजाब है, हमारी पूरी हमारी दोनों हुकूमतों का पूरा फोकस है अवाम को रिलीफ दिया जाए, जिस निशानदेही आप कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आए थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं इस मुल्क की आवाम के लिए आया हूँ, और 3 दफ़ा वो निकाले, 3 ही दफ़ा आए हैं, तीनों दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान में डिलीवर किया है। तो उनकी हुकूमत है, वो रहनुमाई कर रहे हैं अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी और मरियम साहिबा की भी। इस बार जो इश्यूज़ हैं उसका उनको इदराक है, उनके मसाइल के हल के लिए हम पूरी हमारी हुकूमतें कोशिश कर रही है। हम ये नहीं कहते कि हम आटा चीनी कम करने नहीं आए, हम ये नहीं कहते बिजली, हमें एहसास है बिजली महंगी है। बिजली के बिल आप देख लें कि मिडिल क्लास बंदों, एक मिनट है, एक से मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा प्लीज। बिजली के बिलों पर ये धरने चले, जो JI के धरने हैं वो तो एक जगह पर है, ठीक है, वो कहते हैं आवाम के लिए हम निकले हैं, मुज़ाकरात के बड़े दौर हो चुके हैं, और अब कुछ मामला जो उनकी शराइत मान ली गई हैं, कुछ पर अभी डेडलॉक है। आपको पता है, मैंने मिडिल क्लास लोगों को रोते हुए देखा है, ऐसे लोग जिनकी लाख से ऊपर सैलरी है, मतलब 1.5 लाख 2 लाख सैलरी वाले लोग, मैंने उनको रोते हुए देखा है कि बच्चों की फीसें दें क्योंकि अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, या बिजली का बिल दें। वो कहते हैं एक कमरे में, जहाँ 2 कमरों में बच्चे एक कमरे में सो रहे हैं, पेरेंट्स एक कमरे में सो रहे हैं, तो वो अब एक कमरे में कोई फ्लोर मैट्रेस पे एक ही कमरे में लोग एक AC चला के सो रहे हैं। तो लोग इतने परेशान है, फिर भी वो बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा। उस पर आपकी हुकूमत क्या रिलीफ दे? मैं यही कह रहा हूँ कि हमें एहसास है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये बात। अच्छा, आपका बिल कितना है? वज़ीर आज़म साहब को मेरा आज 40,000 बिल आया, मैं अकेला रहता हूँ इसमें पार्लियामेंट लॉज में, ठीक है ना, 40,000 पार्लियामेंट लॉज जिसमें आप रहते हो, और आपका 40,000 बिल आया, और आप अकेले रहते हो और एक AC इस्तेमाल करते हैं। जी, अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए हम जब कहते हैं हमें एहसास है, तो हम उनके हल के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी 200 यूनिट बिजली जो है 50 अरब PSDP से निकाल के दिया गया, 84% जो है लोग, वो जो सार्फिन है वो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले, हमने रिलीफ दिया। मरियम नवाज साहबा कोशिश कर रही है वहाँ पे पंजाब में जो है सोलर जो है वो दिया जाए। तो हम खामोश नहीं है। हम ये महंगाई देखें, आप 38% महंगाई थी, आज 11% है, तो आप इंडिकेटर्स ठीक हो रहे हैं ना। तो ये जो सर अवाम से जब बात करते हैं ना, सॉरी टू से, अवाम से जब बात करने बैठते हैं ना, हम एंकर्स हैं, तो हमसे लोग पूछते हैं क्या चल रहा है, आप सियासतदान हैं, आप लोगों से ज्यादा पूछते होंगे, तो अवाम कहती है हमें नहीं पता, ये जो फिच की रिपोर्ट क्या कहती है, फलाइन क्या कहता है, हमें बताएं बिल कब कम आए, मैं आपको हमें बताएं चीजें कम सस्ती होंगी, हम कब मुस्तफीद होंगे। डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब जब 16 महीने की हमने हुकूमत कहा था ना कि मैं अपनी सियासत की बजाय रियासत को तरजीह देता हूँ, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया।
आज पाकिस्तान जहाँ साल पहले इकोनॉमी थी, अच्छा, या मसाइल थे, आज पाकिस्तान ने डिलीवर किया है। तो हम कहते हैं कि ये मसाइल है, हम इसको हल करेंगे। हम कब कहते हैं कि हम हल नहीं करेंगे? अगर हम नहीं हल, सॉरी टू से, तमाम रिलीफ नहीं दे सकते सर, दाने सर जो भी आता है वो आके, आप मेरा सवाल भी लेने सर, जो भी आता है वो आकर 3 साल 2.5 साल यही कहता रहता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, पुराने वाले गलतियां करके चले गए, हम उनकी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है और कई बार उसका भी मौका नहीं आता, पहले चले जाते हैं। जी, मैं ये समझता हूँ कि जो फिक्रमंदी वाली बात है ना, वो ये है कि जो फाइनेंस औरंगजेब साहब, इनका अभी 4 दिन पहले बयान आया था कि अगर थोड़ी सी महंगाई और हो जाए तो खैर है, लेकिन इंटरेस्ट रेट हमें कम करना चाहिए। और दूसरा जो इसके साथ कनेक्टेड पॉइंट है वो ये है कि जो जमील अहमद साहब हैं स्टेट बैंक के गवर्नर, ये कल की बात है कि उन्होंने जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस थी वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अभी इन्फ्लेशन का अपटेक आएगा, तो इसका मतलब है और महंगाई रास्ते में है, तो वो आ रही है, उसकी तैयारी कर लें। ये मैं नहीं कह रहा, फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट बैंक फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ। बिल्कुल, ये गवर्नर साहब से जब सवाल हुआ, जो मेंबरान थे तमाम जमातों के थे, जिसमें पीटीआई बाइकाट करके चली गई थी, पीपल्स पार्टी, और हम मौजूद थे, तो हमने नून के मेंबर ने एक सवाल किया था कि ये जो आप इंडिकेटर है उसके मुताबिक मार्कअप कम होना चाहिए। तो उन्होंने इस सेंस में बात की थी कि अगर ये ठीक हो गए हैं, कल और भी अगर थोड़ा हम टाइम उसमें ले रहे हैं और आने वाले वक्तों में देखा जाएगा, अगर ऐसे नहीं कल महंगाई अगर फिर बढ़ती है थोड़ी बहुत, तो हम मार्कअप को इस तरह कम कर दें। तो मेरे ख्याल में जो मैंने वहाँ पे ब्रीफिंग सुनी है, 1 साल पहले जो पाकिस्तान था उससे आज बेहतर है और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर होगा। और ये मार्कअप जो है इंडस्ट्रियल को, मैं भी खुद मेरी भी इंडस्ट्री है, मुझे पता है कि इस मार्कअप में बड़ा ताजर के लिए मुश्किल है, मगर अब हालात का जो 2 साल पहले हालात थे उससे हम बेहतर निकल आए हैं। मतलब हम तो ये श्योरिटी दे रहे हैं और मज़ीद हम बेहतर करेंगे। तो हमारे पास एक विज़न है, एक प्रोग्राम है, एक नीयत है ना। सर, आप लोग तो बेहतर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई कह रही है कि नवंबर आप लोगों के लिए सितमगार होगा। पीटीआई वो कहते हैं नवंबर तक आप लोग यहाँ पे होंगे। कल फाइनेंस कमेटी की जो मीटिंग थी, बड़ी अहम मीटिंग थी, वहाँ पे उन्होंने बात की आईएसआई के खिलाफ, एमआईए के खिलाफ, जिस पे हमारे मेंबर बिलाल अजहर कियानी ने चेयरमैन साहब को कहा कि ये वो टॉक शो नहीं है, ये फाइनेंस कमेटी की मीटिंग है। और जो उसने कहा मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मेरा हक है मैं जो भी बात करूँ। हमने उनको कहा कि आप इस वक्त मौजूद रुकन है इस कमेटी के। अच्छा, ऑपोजिशन लीडर ने एक मिनट दोबारा दोहराइएगा, उन्होंने आईएसआई और एमआई के खिलाफ वहाँ पे बात की। तो हमारे मौजूद मेंबर बिलाल अजहर कियानी ने चेयरमैन को कहा कि ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये टॉक शो की गुफ्तगू है, ये यहाँ पे ना करें, फिर हम भी सियासत करेंगे। तो आप जो इतने बड़े फोरम पे जहाँ गवर्नर स्टेट बैंक बैठा हुआ है, बिस्प की चेयरपर्सन बैठी हुई थी, आप बिल्कुल पूछें, आप सवाल करें। अगर हुकूमत की पॉलिसी गलत है आप बात कर सकते हैं। अगर दानियाल साहब अभी बात करते हैं तो इनका हक है, पाकिस्तान का कोई भी आदमी। मगर अपोजिशन लीडर जो कहता है मैं अपोजिशन लीडर हूँ, तुम इतने बड़े फोरम को लात मार के चले जाते हो, भाग जाते हो, तो आपको अवाम के मसाइल का कोई इदराक नहीं है, ना अवाम का आपको फ़िक्र है। आपको अपनी सियासत, अपने एक तरफ आप पैर पकड़ते हैं, दूसरी तरफ आप उनके खिलाफ बात करते हैं। तो ये जो रवैया है, मैं नहीं समझता उनको अवाम के। आपने कब कितनी अपोजिशन लीडर की स्पीच निकाल लें असेंबली के फ्लोर पे, जहाँ उसने बिजली के बिलों, महंगाई या बाकी पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल की बात की हो, हमें तजावीज़ दे। अच्छा, अपोजिशन का मेन रोल होता है। सर, बानी पीटीआई के वाले से बात हो रही है, आखिरी 2 से 3 मिनट है। बानी पीटीआई ने खुद ही इतराफ़ कर लिया, जिस तरह 9 मई के हवाले से इतराफ़ किया, उन्होंने कहा फुटेज दिखा दे, जिन जिन लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं उनको पार्टी से भी निकाल दूंगा। जारी बात है उनसे उसने हाथ उठा दिया यूज़ करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह। दूसरी बात है पेट्रोल पम्प के हवाले से उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी पेट्रोल पम्प वो तो जवान पार्क में चलाए थे, 9 मई में तो नहीं चलाए थे। उनको ये पता है कि पेट्रोल पम्प होता क्या है, कोई बाउंसर नहीं होता, ये बेसिकली दहशतगर्द यूज़ करते हैं, तकरीबकारी के लिए यूज़ किया जाता है। जी, ये बड़ा गहरा सवाल है आपका, क्योंकि जिन लोगों को शायद 100 या उससे कमोपेश लोग हैं जो कि मिलिट्री अदालतों में उनके ट्रायल होने थे, अब वो मालूम नहीं है कि कहाँ तक पहुँचे, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। लेकिन आप एक सेकंड अपने जहन के आईने में ये इमेजिन करें कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिन जिन के ख़िलाफ़ जो जो एलिगेशंस थे उसका डिसीजन हो जाता है, फ़र्ज़ करें 3-3 साल 5-5 साल कैद हो जाती है, 10-10 साल हो जाती है सारों को। उसके बाद फिर क्या होना है पाकिस्तान में? यानी वो ऑब्वियसली सारी पीटीआई तो नहीं है और वो ऑन ग्राउंड तो सिचुएशन है।
इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस है ना, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स डोंट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस। तो वो दिन दूर नहीं है जब ये फाइनली आ जाएगा। कितने दिन आप मतलब इसका फैसला नहीं कर पाएंगे। अगर फर्ज करें रेगुलर अदालतों में है तो उनके भी फैसले करके अपील्स में जाएंगे, जो भी कुछ होगा। तो उसके बाद फिर ये जो प्रोसेस है इसको फिर कैसे मजीद आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अच्छा, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती है कि तनकीद भी सारा दिन फौज पर करते हैं, तनकीद भी सारा दिन इदारों पर करते हैं, और बात भी उन्हीं से करना चाहते हैं, सियासी जमातों के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं। क्या ये दोहरा मयार नहीं है या क्या चाहते हैं? मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपने तो कहा कि वो चाहते हैं कि टाइम पास होता रहे। मैं कह रहा हूं कि जितनी भी ये शिकायत हैं, जितनी भी बातें हुई हैं, जो भी उन्होंने गलतियां की हैं, जितना भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया, जो कुछ भी है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब तक आप उसको सियासी अंदाज में नहीं निपटाएंगे, जिसका अभी तक कोई सिरों पैर नजर नहीं आ रहा, नहीं होने वाला, तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव आप लगते रहेंगे तो वो मामला वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। पीटीआई पर बैन लगेगा इस पार्टी पर, क्योंकि आपकी पार्टी हुकूमत में है, आप क्या समझते हैं कि इस पार्टी पर बैन लगना चाहिए या अभी भी मजीद डिले होगा? और 9 मई के जो किरदार हैं वो कैफरे किरदार तक पहुँचते हुए आपको दिखाई देते हैं? मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ जी, कि जो बंदूक की सियासत करते हैं, जो दहशतगर्दी का रास्ता इंतखाब करते हैं, जो आईन पाकिस्तान और शरीयत को नहीं तस्लीम करते हैं, तो क्या उसको इजाज़त होनी चाहिए कि वो सियासत करें? मेरे ख्याल में जो रास्ता इन्होंने इंतखाब किया है, जिसका 2014 से शुरू किया, मगर शिद्दत अब इतनी आ गई है, पेट्रोल बम और 9 मई जैसे सानिया, तो ये मैं पॉलिटिकल वर्कर खुश नहीं हूँ किसी सियासी जमात पे पाबंदी, मगर उस सोच के खिलाफ पाबंदी ज़रूर होनी चाहिए। वो सोच एक ही है कि अब ये वक्त आ गया, कैसा होगा? जो दहशतगर्द बलोचिस्तान में कर रहा है, केपीके में कर रहा है, जो जिना हाउस के बाहर करता है, जो पुलिस पे हमला करता है, जो फौज पे हमला करता है, ये वही GHQ पे किन लोगों ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमला किया है। ठीक है, वो जो सोच है उस सोच पे पाबंदी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, वो ठीक है। एक जमात की हो, एक टेररिस्ट तंजीम की हो, उस सोच में मेरे ख्याल में पाबंदी होनी चाहिए। चलिए जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले अरशद नदीम, जो कि पाकिस्तान के मेडल की वाहिद उम्मीद हैं, और पेरिस ओलंपिक्स में आपको पता है सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तानियों की उम्मीदों की अगर मैं मरकज़ कह दूँ, एथलीट हैं अरशद नदीम, उन पर सबकी नज़रें जमी हुई हैं, और मेरे ख्याल से हमें सबको इस टाइम पर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।